तो भाई इंडिया में बड़े बड़े बल्लेबाज है, चाहे वो द ग्रेट सुनील गावस्कर हो, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर हो, द ग्रेट राहुल द्रविड़ हो, या चाहे वो द ग्रेट विराट कोहली हो, और ये लिस्ट बढ़ती ही जाती है। लेकिन बॉलिंग में ये लिस्ट उतनी छोटी होती जाती है, और ऑलराउंडर्स में ये लिस्ट उससे भी ज्यादा छोटी होती जाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक महान खिलाड़ी, एक महान कप्तान कपिल देव के बारे में। तो क्या कहना चाहोगे भाई? उनकी अचीवमेंट से शुरू करता हूँ। अर्जुना अवार्ड 1979 में मिला, 1982 में पद्मश्री, 1983 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 91 में पद्म भूषण, 2002 में विजडन इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, 2010 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो गए, 2013 में एनडीटीवी ने उनको कहा कि 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लेजेंड्स इन इंडिया। ये और अमंगस्ट न्यूमरस अचीवमेंट जो उनके नाम है। बट अगर इनकी अर्ली लाइफ में शुरू करें तो आई थिंक पार्टीशन की वजह से ये लोग फाजिल्का शिफ्ट हुए थे, इनकी फैमिली फाजिल्का से, फिर इवेंचुअली चंडीगढ़ मूव हो गए। बट ऐसा कहा जाता है, और ये कपिल देव जी ने खुद ही कहा है कि उनको कोई ये नहीं समझता था कि ये फास्ट बॉलर बन सकता है या कुछ। बट टर्न्स आउट कि वो इंडिया का ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एवर है भाई। जहीर खान है उस लिस्ट में, लेकिन कपिल देव सुपरसीड्स हिम, और बाकी सबको तो वो करते ही हैं। प्लस उनकी ऑलराउंड एबिलिटी कि वो बैटिंग भी बहुत बेहतरीन करते थे, फील्डर भी बहुत डिसेंट थे, और कैप्टनसी तो उन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप हमें जिता के दिया ये पहली बार। और शायद सुनील गावस्कर के बाद एक दूसरे ऐसे रोल मॉडल, शायद सचिन भी कहते हैं कि 1983 का वर्ल्ड कप देखने के बाद ही मेरे अंदर ये जागा कि यार मुझे क्रिकेट के बारे में थोड़ा और जानना चाहिए और खेलना चाहिए। वो कहते भी हैं। तो शायद उसके पीछे, मतलब हम गंभीर की उस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि एक कप्तान खाली वर्ल्ड कप नहीं जिताता है, लेकिन हाँ कुछ और गाता वैसे नहीं, लेकिन वो अक्सर निशाना साधते रहते हैं ना भाई। लेकिन ये है कपिल देव की जो अचीवमेंट्स है भाई, वो दिखाती हैं कि कितने महान खिलाड़ी हैं, और ऑलराउंडर खास तौर पे। बिल्कुल भाई, इनका करियर इंडिया के लिए डेब्यू उनको मिलता है 1978 में। हरियाणा के लिए खेलना शुरू कर देते हैं 1975 से। 1978 से लेकर 1994 तक इनका करियर स्पैन करता है, 16 साल। अब उसमें बहुत ही अर्ली स्टेज पे अगर तुम देखो तो भाई 5 साल के अंदर कैप्टन बना दिया टीम का, और उसमें वो वर्ल्ड कप ले आए। और उस वर्ल्ड कप में उनके जो कंट्रीब्यूशन था, अगर उनका ओडीआई में बेस्ट स्कोर देखोगे 175 आज की डेट में नॉर्मल लगता है, क्योंकि 200 हो चुकी हैं, आम हो गई हैं। लेकिन भाई वो 175 नॉट आउट वर्सेस जिम्बाब्वे, क्या स्टेज थी बता थोड़ा डिटेल में। तो भाई स्टेज कुछ ऐसा था कि उस दिन बीबीसी की स्ट्राइक थी, तो ज्यादा कुछ ब्रॉडकास्ट हो नहीं पाया वो मैच, एक भी बॉल ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाई। तो 9 रन पे 4 विकेट हो गए थे कपिल देव जब बल्लेबाजी करने आए, और इंडिया शायद बाहर भी हो सकती थी उस मैच से, मतलब उस टूर्नामेंट से, अगर कपिल देव वो पारी नहीं खेलते। उसके बाद उन्होंने 175 रन बनाए, सैयद किरमानी के साथ पार्टनरशिप करी थी तगड़ी। उसके बाद जिम्बाब्वे से वो मैच जब इंडिया जीती, उसके बाद एक ऐसा लय पकड़ी कि वो सीधा वर्ल्ड कप भी जीती वेस्ट इंडीज को हरा के। और सेम हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ 2023 में, जब मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ वो पारी खेली। और इंटरेस्टिंगली मैक्सवेल का तूने नाम लिया, कोई भी बैट्समैन जिसने 5 नंबर के नीचे आके बैटिंग शुरू करी हो, 175 हाईएस्ट स्कोर था अंटिल मैक्सवेल ने वो रिकॉर्ड तोड़ा 2023 में। तो ये रिकॉर्ड बनाओ और वर्ल्ड कप जीत जाओ, ये थीम है आई थिंक। बट अगर इनके कपिल देव जी के स्टैट्स के बारे में बात करें तो भाई 131 टेस्ट मैच खेले हैं। अभी 131 टेस्ट मैच में ब्रेक कितना बड़ा आया वो भी हम बात करेंगे, लेकिन उसमें 5248 रन, 5-4-8 रन बनाए उन्होंने 31 के एवरेज से। विकेट्स ली 434, 29.64 के एवरेज से। उसमें 5 बार 23 बार 5 विकेट, और 2 बार 10 विकेट एक मैच में उन्होंने ली। ठीक है। तो भाई कप्तान, एक तो कप्तानी तो बढ़िया थी, बॉलिंग तो खैर लाजवाब है। और अगर हम ओडीआई के रिकॉर्ड भाई इनकी बात करें तो ओडीआई की भी इनके रिकॉर्ड धाकड़ ही पाएगी। हाँ, 225 ओडीआई खेले हैं, 3700 रन बनाए हैं, मतलब 3783 रन, 24 के एवरेज से लगभग। उसमें एक ही सेंचुरी है, वही 175 अभी हम बात कर चुके। 253 विकेट्स है, 27 का एवरेज, एक बार 5 विकेट का हॉल इन्होंने लिया उसमें। तो कमाल के आंकड़े हैं भाई। और टेस्ट में इनके खासतौर पर जो प्रखर भाई ने कहा था कि आएंगे कि वो 434, तो रिचर्ड हेडली के नाम था इससे पहले वो रिकॉर्ड 431 विकेटों का। हाँ, तो उन्होंने वो तोड़ा। उसके बाद 434 विकेटों के साथ उन्होंने करियर खत्म करा। उसके बाद वॉशिंगटन 2000 में वो रिकॉर्ड तोड़ा। जहां तक ओडीआई की बात करी, एक समय ओडीआई में हाईएस्ट विकेट टेकर थे, बाद में वसीम अकरम ने वो रिकॉर्ड तोड़ा। हाँ। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है भाई कितने महान गेंदबाज थे। और आंकड़े भाई बल्लेबाजी में भी उस समय 95 का स्ट्राइक रेट वनडे में। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने बोला ही नहीं। बट आप ये देखो कि ही वेरी फ्यू, मे बी द ओनली 5000 टेस्ट रन, 400 प्लस विकेट्स।
3700 रन प्लस और 200-250 प्लस विकेट्स ओडीआई में। तो ये आज के जमाने में भी ग्रेट बेस्ट रिकॉर्ड होता, मतलब अब ये हम एग्जैक्टली आंकड़ा नहीं निकाल के बैठे कि कितने लोग कर पाए हैं, मेरे ख्याल से टेस्ट में कोई और तो नहीं कर नहीं हुआ जैक कालिस में भी, बट उनकी भी शायद 400 विकेट नहीं है, उनकी 292 विकेट्स है। हाँ। तो आप देख लो 400 विकेट भी और 5000 रन भी शायद इकलौते बैट्समैन निकले। अगर कोई और हैं, कोई और ऑलराउंडर है सॉरी, तो हमें बताना जरूर। बट मतलब इंडिया में आप वही है तूने बोला ही शुरू में कि ऑलराउंडर कितने आए हैं भाई कपिल देव के बाद, जिनका नाम वर्दी हो इस लिस्ट में जोड़ना, वो शायद सिर्फ रविंद्र जडेजा है। और टेस्ट में थोड़ा बहुत होम पिचेस के लिए अश्विन बस, और वेस्ट इंडीज के लिए और वेस्ट इंडीज के लिए बाकी आए हैं। विद रिस्पेक्ट हम बोलना चाहेंगे, बिल्कुल हार्दिक पांड्या भी आए हैं, लेकिन आप हार्दिक पांड्या की तुलना आपने सीधा कई लोगों ने कपिल देव से कर दी, तो यार वो हार्दिक पांड्या को खुद को बुरा लगना चाहिए इस बारे में, और हमें तो लगा ही था। हार्दिक पांड्या 100 ओडीआई भी नहीं खेल पाया अभी तक, 100 टेस्ट मैच। मतलब अब तो टेस्ट मैच की बात कर रहे थे, तू मुझे बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग स्टैट बता रहा था कि कपिल देव जी कभी इंजर्ड नहीं हुए अपने पूरे करियर में, नहीं, एक नो बॉल नहीं डाली कभी नहीं। और एक और चीज की क्या हुआ था भाई, इन्होंने सबसे पहले 66 मैच लगातार खेले, बीच में कोलकाता वाला टेस्ट मैच में सुनील गावस्कर की कप्तानी में उनको ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि उन्होंने खराब शॉट मारा था, जिसकी वजह से उनकी आलोचना हुई। उसके बाद वो टेस्ट मैच के बाद 65 टेस्ट मैच वो लगातार खेले, तो कुल हो गए 131 टेस्ट मैच। तो उन्होंने आज तक कोई भी फिटनेस की वजह से कम टेस्ट मैच मिस नहीं करा। और जो आजकल के गेंदबाज हैं भाई, हार्दिक पांड्या की अगर बात कर ले, उसका भाई सपने में भी वो अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकता है ये चीज। तो ये सारी चीजें विद रिस्पेक्ट है हार्दिक पांड्या के अपने अचीवमेंट्स है, बट भाई नथिंग कम्स क्लोज टू कपिल देव एटलीस्ट इन इंडिया। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड लेवल पे भी उस समय देखोगे तो इयन बॉथम, रिचर्ड हैडली, कपिल देव खुद, ये उन ग्रेड्स में आते थे। और एक आध नाम मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे डेफिनेटली। इयन बॉथम बोल दिया? हाँ, इयन बॉथम, रिचर्ड हैडली और कपिल देव बोला मैंने। और इमरान खान भी थोड़ा बहुत, इमरान खान कह सकते हो। इनकी फोटो भी है 5 लोगों की इकट्ठे, मुझे 5वें का नाम याद नहीं आ रहा इस समय पे, बट नॉनदलेस इनका करियर ग्लोरियस था भाई। और बिगेस्ट अचीवमेंट बीइंग कि 1983 का वो वर्ल्ड कप, जहां इंडिया को किसी ने चांस नहीं दिया। बिल्कुल भाई। अब इंडिया किसी भी टूर्नामेंट में जाती है, हर टूर्नामेंट में लगभग फेवरेट होती है, लेकिन तब नहीं, तब ऐसी सिचुएशन नहीं थी। किस्मत का भी खेल देखो, आज बीसीसीआई का जो लोग आलोचना करते हैं, हाँ, उस समय बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे 1983 के वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों को मतलब रिवॉर्ड करने के लिए। तब उन्होंने लता मंगेशकर को कहा था कि बीसीसीआई के जबकि जो हेड थे कि यार हमारे लिए कॉन्सर्ट कर दो, तो जो चंदा आया था वो चंदा प्लेयर्स को बांटा गया था। तो आज की बीसीसीआई जो आज 125 करोड़ दे रही है, और उस समय की बीसीसीआई जो लता मंगेशकर कॉन्सर्ट करवाना पड़ गया था। तो भाई बीसीसीआई अगर बनी है तो कुछ कारण से ही बनी, मतलब उसके पीछे मेहनत है, खिलाड़ियों की मेहनत है, बोर्ड की मेहनत है। तो ये जो पाकिस्तान के जो लोग आ जाते हैं और बोलने लग जाते हैं ना फालतू की बात, यार अपने ही लोग नहीं हटते। प्रॉब्लम ये भी है कि अपने लोग बीसीसीआई को ये कहते हैं भाई तुम तो डोमिनेंस दिखा रहे हो। दिखाएंगे ना, जब ईसीबी ने दिखाई, जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई, अब अपना टाइम है तो हम भी दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। अब भाई बीइंग ऑन द टॉपिक ऑफ कपिल देव, तूने कहा 1994 में जब ये रिटायर हुए हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर थे ओडीआईज में, और हाईएस्ट विकेट टेकर ये टेस्ट में भी थे। वो रिकॉर्ड तूने बता ही दिया, कॉर्टनी वॉल्श ने तोड़ा था इनका। उसके बाद अगर हम आगे भाई इनके थोड़ी उसकी बात करें, कंट्रोवर्सी, कोचिंग भी आप बता रहे हैं, कोच भी रहे हैं। इंडिया के लिए कोच रहे थे 1999 सितंबर से लेकर 2000 सितंबर तक। बहुत लंबा वो स्टेंट रहा नहीं, और वो सबसे डार्क पीरियड था इंडिया की अगर क्रिकेट हिस्ट्री की बात करोगे, क्योंकि उसी टाइम वो फिक्सिंग स्कैंडल वगैरह हुए। अगर वीडियो चाहिए तो हम रिसर्च करके प्रॉपर बना सकते हैं, बट आपको इंटरेस्ट दिखाओ उसके लिए, इसमें नहीं बात करेंगे हम उस बारे में। जो 2005-6 का जो टूर था शायद पाकिस्तान का, उसमें ये बॉलिंग कोच थे इंडिया के लिए, कपिल देव जी। अच्छा। बट कंट्रोवर्सी असली शुरू होती है 2007 में, जब आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो उसमें ये सॉर्ट ऑफ पायनियर थे, जी का वो आइडिया था, और इन्होंने उसमें कहा कि हाँ मैं चेयरमैन बन जाऊंगा। उस वजह से बीसीसीआई के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। बीसीसीआई कहती है कि या तो अब आईसीएल ही कर लो, और या आप यही कर लो। उस समय पे ये एनसीए के हेड थे, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के, वो रिजाइन करवा दिया था बीसीसीआई ने। उसके बाद काफी टाइम तक ये चलता रहा। 2011 में मेरे ख्याल से कपिल देव ने कन्नी काट दी आईसीएल से कि मैं अब इसमें पार्ट नहीं लूंगा, या फिर मैं इसके साथ नहीं एफिलिएटेड हूँ, मैं बीसीसीआई के साथ जुड़ना चाहता हूँ।
बट ऐसा लगता है एटलीस्ट सपोजिटली कि तब से रिलेशन सॉवर ही हो गया है बिल्कुल बीसीसीआई और कपिल देव के बीच में, क्योंकि आप देखो कमेंट्री के भी उतने अब चांसेस नहीं मिलते, वो 2013-14 तक ही कर रहे थे, उसके बाद वो नहीं दिखे। बिल्कुल। उसके अलावा भाई ये बात तो है, क्योंकि अक्सर वो निशाना साधते रहते हैं, जो भी टीवी कमर्शियल्स या टीवी के जो शोज में आते रहते हैं वो, तो अक्सर निशाना साधते हैं बीसीसीआई पे कि जब एक कोई अभी इवेंट हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो बुलाया ही नहीं गया, तो अक्सर थोड़ी ना वो खटास तो है उनके मन में, ये तो मानना पड़ेगा। और भाई काउंटी क्रिकेट भी खेले, 1981 से 1983 में नॉर्थहैम्पटन शायर के लिए खेलते थे, और मे बी काफी फर्क पड़ा, 1983 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही था बिल्कुल, और लॉर्ड्स में अपन लोग वो जीते थे, और वो कैच सूर्य की, अभी आज के बच्चों ने वो सूर्य की कैच देखी है, हमारे पेरेंट्स ने वो कपिल देव जी की कैच देखी थी विव रिचर्ड्स की, मदन लाल की बॉल पे। और भाई अभी मैं वही देख रहा था कि वर्ल्ड कप में 303 रन थे, 12 विकेटें और 7 कैच 1983 वाले में, उनका पीक ईयर था वो। और उस समय वेस्ट इंडीज की टीम आप देखोगे कंप्राइजिंग ऑफ लेजेंड, एब्सोल्युटली लेजेंडरी बॉलर्स, और बैटिंग भी बहुत बढ़िया थी उनकी उस समय पे। एक लेजेंडरी बॉलर के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हो, पहला एपिसोड था इसी सीरीज का, आप जाके देख सकते हो, मैल्कम मार्शल। उस टीम को भाई 183 रन बना के 140 पे रिस्ट्रिक्ट करना, तब 60 ओवर का ओडीआई होता था, सिर्फ रिमाइंड करा रहे हैं, हम भी तब थे नहीं हमने भी पढ़ा है इस बारे में, या फिर हम पढ़ते क्रिकेट में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है तो पता है। तो 60 ओवर में उस जैसी टीम को, क्लाइव लॉयड उस टीम में थे, भर भर के लेजेंड्स थे, विव रिचर्ड्स का नाम ले लिया, कालीचरण भी थे शायद उसमें, और बॉलर्स तो पता ही है किस लेवल के थे वो लंबे। तो वहां पे उस टीम को हराना, बीइंग एन अंडरडॉग, आई वुड से कि कई लोग कह सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में शायद वो बेस्ट वर्ल्ड कप हो अभी भी, कई लोगों के हिसाब से। मतलब हमारे पेरेंट्स की नजर में तो शायद अभी भी वही, हमारे लिए 2011 है, क्योंकि हमने वो अपनी जवानी में देखा है, बट जिन्होंने अपनी जवानी में देखा है उनको शायद वो पसंद आएगा। तो ये इट्स ऑल अप टू अ पर्सन्स प्रेफरेंस। वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप है, बट इसके बाद भाई अब एक और जो इनके साथ अक्सर चलता है, जितना इनका करियर फील्ड में बढ़िया रहा, जैसे एक विवाद हमने बात करी कि ये सब हुआ, सुनील गावस्कर के साथ 1984 में कुछ विवाद हुआ, जो कोलकाता टेस्ट मैच था, उन्होंने को ड्रॉप कर दिया गया, ऑफ फील्ड उनके साथ विवाद जुड़े रहे। और कुछ विवाद भी हुआ था इनके साथ मनोज प्रभाकर का, वो क्या था भाई? वो ये था कि शायद मनोज प्रभाकर ने इन पे एलिगेशन लगाया था कि इनको 25 लाख ऑफर करे थे कि आप मैच हरवा दो हमें। और 1994 सिंगर्स कप का ये इंसिडेंट है। 1997 में मनोज प्रभाकर ने एक प्राइवेट मैगजीन को ये इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि 25 लाख रुपए कपिल देव ने मुझसे कहा था कि खराब खेलने पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद वो कौन सा इंटरव्यू था भाई? बीबीसी के साथ इंटरव्यू किया था कपिल देव ने, उसमें वो क्लियरली काफी इमोशनल, काफी रो रहे थे, और उनके जो एलिगेशन थे, जो जवाब उन्होंने दिया, मैं तो उनसे एग्री करता हूँ कि कोई बंदा विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी बन रहा है, इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी, कोई बंदा आपको वर्ल्ड कप जिता के लाया है, उसका आप एक ही सेकंड में करियर बर्बाद कर दो एक एलिगेशन लगा के, या उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दो। अब ये क्या सच है क्या नहीं है, ये हम क्यों पढ़े इसमें, बट एज फार एज वी आर कंसर्न तो हमारे लिए तो लेजेंड ही रहेगा भाई वो बंदा। बिल्कुल। और प्रोबेबली नहीं, द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इंडिया हैज एवर सीन, और मुझे लगता है आने वाले सालों में भी ऐसा इस टाइप का ऑलराउंडर नहीं मिलने वाला है। वर्ल्ड में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इंडिया का ग्रेटेस्ट पीरियड। तो ये है कपिल देव जी की कहानी। अगर हम लोगों से कुछ कड़ी मिस हो गई हो, कुछ हम स्टोरी आपको पता हो उनके बारे में जो हम मिस कर रहे हो, तो आप हमें ज़रूर बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो यहाँ पे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।